गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे होम साइंस टीजीटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम, जिसको ध्यान में रखते हुए हम होम साइंस की थियरी और क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन तो हम सभी ब्रांचेस से, आपको पता है कि होम साइंस में 5 ब्रांच हैं। क्वेश्चन तो हम पाँचों ब्रांचों से करवा रहे हैं, बट जो थियरी हमने फूड एंड न्यूट्रिशन किया था, फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने मिनरल तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वनस्पति भोज्य पदार्थ। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, वनस्पति की भोज्य पदार्थ क्या होता है। ये वनस्पति भोज्य पदार्थ अनाज, दालें, फलियां, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, शक्कर, गुड़, वसा, तेल, पेय पदार्थ, चाय, कोको, कॉफ़ी, ये सब पेय पदार्थ है, और मसाले। इतनी चीज़ों को हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। इनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, इनसे हमें क्या बेनिफिट है, इसका क्या नुकसान है, अधिक उपयोग का इसके, ठीक है। आज सब देखेंगे हम। अब देखिए, वनस्पतिक भोज्य पदार्थ और प्राणिज भोज्य पदार्थ। एक वनस्पति जगत से हमें मिलता है, एक प्राणी जगत से मिलता है, ठीक है। वनस्पति भोज्य पदार्थ के टाइप हैं, इसके टाइप है वनस्पति भोज्य पदार्थ और प्राणिज भोज्य पदार्थ, ओके। इसमें हम पहले देख लेते हैं अनाज। ये अंग्रेजी यूनानी के सीरीज देवी खाद्यान्न, फल खाद्यान्न, ठीक। इनको क्या कहते हैं, अनाज भी कह सकते हैं, और यूनानी में इसको क्या कहते हैं, सीरीज देवी कहते हैं, और इसको खाद्यान्न भी कहते हैं, और फल को फल भी कहते हैं, खाद्यान्न फल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सभी अन्न तथा कृषि में उत्पादित सभी घास वर्ग जिनके बीज भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, वो सभी अन्न मतलब वो सभी अनाज जो कृषि से उत्पादित किए जाते हैं, घास वर्ग में आते हैं, जिनके बीज भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का। इनके हम बीज उपयोग करते हैं ना खाने के लिए। गेहूँ को आपने देखा होगा कि गेहूँ के बीज निकाल के फिर उसको धुल के उससे ही तो हम आटा बनाते हैं, फिर रोटियां बनती हैं उससे। चावल जो धान होता है, धान के अंदर से चावल निकाला जाता है, फिर उससे चावल होता है। इसका भी एक लंबा प्रोसेस है। मक्का, पता है, मक्के का पूरा बीज होता है निकाला। आप भुट्टा आपने खाया ही होगा। अनाजों की जो बाहरी लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें 5% सेलुलोज होता है। ये देखिए, हमने एक जूम कर देना है थोड़ा। ये गेहूं की बाहरी लेयर है, ठीक है। इसे 3 लेयर होती है इसके अंदर। इंडोस्पर्म, पहले तो जो ये वीट कैनाल है उसकी बीज है ये गेहूं की, ठीक। इसमें 3 होते हैं, इंडोस्पर्म, बर्न और जैम, ठीक। जो एंड्रोल लेयर होती है, सबसे पहले वाली लेयर जो एंड्रोल लेयर होती है, इसमें क्या होता है, दाने की दूसरी परत, इसमें फास्फोरस, रेशा, थायमीन पाया जाता है, ठीक है। जो पूरे दाने का 4% होता है। जो इंडोस्पर्म होता है, अनाज का अंतः भाग होता है, यह दाने का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। इसमें कार्बोज और बहुत ही कम मात्रा में खनिज लवण, पूरे अनाज में 52%, ठीक है, इंडोस्पर्म पाया जाता है। बीज का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक। बीज का अंकुरण इसी भाग से निकलता है। आप कभी भिगा दीजिए गेहूं के बीजों को, तो आप देखेंगे जो अंकुरण निकलता है उसके अंदर से, वो इसी भाग से निकलता है, इंडोस्पर्म से, ठीक है। अब जैम का है, जैमिनेशन जो होता है भ्रूण, ठीक है। ये अनाज के अंत भाग से जुड़ा होता है। इन दोनों के बीच में, इंडोस्पर्म एंड जैम्स के बीच में पोषक तत्व का आदान प्रदान स्कूलेटम करता है। अब गेहूँ, सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है। गेहूँ का प्रयोग हर जगह किया जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब गेहूँ के कितने टाइप हैं, गेहूँ के प्रकार हमने आपको एक फिगर के माध्यम से देखिए। एक पिस्सी गेहूँ होता है, एक 3077 होता है, सरबती होता है, अली, सोसालिका, ये सब गेहूँ की एक प्रजाति है, ठीक। गेहूँ को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। ये गेहूँ की सब प्रजाति है। बीज, जिसे आप बीज खरीदने जाते हैं तो बताएगा पिस्सी गेहूँ चाहिए आपको, 3077 चाहिए, सरबती चाहिए, या AI चाहिए, सोसालिका, जो भी आपको बीज बता के देता, प्रजाति है गेहूँ की, ठीक है। मुख्यतः जो गेहूँ को बांटा गया 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है ब्रिटियस गेहूँ, एक मिमली गेहूँ,
दूसरा जो है मिमली गेहूँ है, ठीक। जो ब्रिटियस गेहूँ है ये हार्ड होता है, इससे क्या होता है बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है, जिससे हम केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। और जो मिमली गेहूँ होता है सॉफ्ट है, इससे जो आटा बनता है सॉफ्ट आटा, मैदा, सूजी, दलिया बनाई जाती है, ओके। अब आटा कैसे तैयार किया जाता है? आटा धोकर सुखाकर पिसा देते हैं, गेहूँ को धुला जाता है, सुखा दिया जाता है, उसके बाद पिसा लेते हैं, फिर आटा बन जाता है। मैदा कैसे तैयार करते हैं? मैदा पहले इसको क्या करते हैं भिगा देते हैं, ठीक है। भिगा के फिर इसका छिलका एकदम नरम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए भिगाते हैं तो छिलका नरम हो जाता है। फिर क्या करते हैं इसको पिसा देते हैं, पीसने के लिए भेज देते हैं, जैसे आटा पिसाते हैं, पीस के इसे छानते हैं। फिर मैदे का जो सफ़ेद आप समझ लीजिए इसकी छिलका उतर जाता है, सफ़ेद करने के लिए इसमें बेंजाइल, मैदा एकदम आपने देखा एकदम सफ़ेद होता है, आटे के कलर का नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि उसमें बेंजाइल पैराक्साइड व क्लोपी डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो सफ़ेद, उसका कलर जो है एकदम सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलिया गेहूं की लेयर उतार कर, गेहूं की लेयर निकाल कर, पिसा कर, हल्का दलिया जो बनाते हैं उसको क्या करते हैं गेहूं की लेयर उतार देते हैं, उसके बाद उसको पिसा देते हैं, ठीक है, दलिया बन जाती है। गेहूं की लेयर निकाल कर पिसा कर हल्का पिसाते हैं तो उसे दलिया कहते हैं। मतलब थोड़ा आप देखे होंगे दलिया थोड़ी बड़ी बड़ी सी रहती है, खुरदुरी सी, पूरी नहीं पिसी रहती है। गेहूं में प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन या ग्लाइटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो पानी के संपर्क में आते ही ग्लूटीन नामक प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। आप देखे होंगे जब हम आटा गूंथते हैं जैसे पानी डालते हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एकदम लसलसा सा हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, वो इसी के कारण वो जुड़ते हैं आपस में। आटा जब हम गूंथते हैं तो ईजिली गूंथ पाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ अम्ल पाए जाते हैं, गेहूं में कुछ अम्ल भी पाए जाते हैं। 10 से 14% प्रोटीन की मात्रा होती है। मीथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, अमीनो अम्ल पाया जाता है। आपको पता है कि जो प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, प्रोटीन जब टूटता है अपने सूक्ष्म में तो अमीनो अम्ल में टूटता है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार, मतलब अमीनो अम्ल का जो प्रकार होता है वो 20 होता है, आपको हमने बताया था। मीठी फीठी वैल्यू हमने आपको बताया था कि आपको याद करना है, आपने याद कर लिया होगा तो आपको याद होगा। मीठी फीठी वैल्यू ये आवश्यक अमीनो अम्ल था, अनावश्यक ऐसे, जब आवश्यक आपने याद कर लिया तो अनावश्यक आपको ऐसे भी याद है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ये 2 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं गेहूं में। नोट हमने एक लिखा है, देखिए आप, जो अमीनो अम्ल दालों में पाया जाता है वो गेहूं में नहीं पाया जाता, जो गेहूं में पाया जाता है वह दालों में नहीं पाया जाता। आपने देखा होगा सब कहते हैं दाल चावल एक साथ हम क्यों खाते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें ना दाल में सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ना गेहूं में सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, चावल में, इसलिए हम दाल चावल एक साथ खाते हैं ताकि दोनों इक्वली, दोनों हमें बेनिफिट दे सके, दोनों का बेनिफिट हमें प्राप्त हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में कार्बोज स्टार के रूप में 60 से 80% पाया जाता है। वसा 1.5 ग्राम से 100 ग्राम तक पाई जाती है, ओके। जो विटामिन होता है थायमीन, निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में, ओके। गेहूं में जो वसा पाई जाती है 1.5 ग्राम से 100 ग्राम तक पाई जाती है। जो विटामिन पाया जाता है थायमीन, निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है इसमें, ठीक है। खनिज लवण जो पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है, 2 ही खनिज लवण पाया जाता है इसमें, कैल्शियम और फास्फोरस, थायमीन, विटामिन बी, ओके, ठीक है। गेहूं हमने पढ़ा दिया आपको। अब है चावल। चावल को कहीं भात कहते हैं, भत्ता कहते हैं, ठीक है। विश्व में जो चावल की फसल होती है जो उत्पादन किया जाता है 50% उत्पादन किया जाता है। चावल सुपाच्य होता है, पकाने में सबसे कम समय लेता है, पूर्वी व दक्षिणी भारत में अधिक पाया जाता है चावल, ठीक। चावल की खेती पूर्वी व दक्षिणी भारत में अधिक होती है। अरवा चावल, रो राइस, अरवा किसे कहते हैं? अरवा चावल 2 प्रकार से बनाया जाता है, एक घर में कूटकर और एक मशीन से कूटकर, ठीक है। उसना चावल क्या होता है? परबॉइल्ड राइस जो होती है। सेला चावल, इसे उसना चावल कहते हैं, सेला चावल भी कहते हैं, अंडा उबला चावल भी कहते हैं, ठीक है। 1-2 दिन पानी में फुलाते हैं इसको, फिर धान सहित उबालते हैं,
ठीक, इससे बनाने के लिए 2 प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक क्या होता है, 5 से 6 घंटे तक पानी में भिगा दिया, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इसको 70 से 85 टेम्परेचर पर उबालते हैं इसको, ठीक है, धान के साथ ही। फिर धान को निकाल देते हैं और 5-6 दिन तक लगातार सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह सूख जाता है तो इसे मशीन से कुटवा लिया जाता है या फिर वो ओखली में डाल के हाथ से कूट लिया जाता है, ठीक है। उसना चावल, इसकी क्या भूसी आसानी से अलग हो जाती है, दाना सख्त व मोटा होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, ये पौष्टिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। इसमें थायमीन, आयरन नष्ट हो जाता है। इसमें थायमीन और आयरन जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये नष्ट, विटामिन बी पाया जाता है और आयरन पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसके दाने अधिक फूलते हैं, यह एक दूसरे से चिपकते हैं। ये चावल जब आप बनाएंगे तो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, ठीक है। देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, रंग व सुगंध नहीं होती, इसमें ना रंग होता है और ना इसकी सुगंध होती है। अब अरवा चावल क्या है, जो धान मशीन में कुटवाते हैं वे टूटते नहीं हैं। जो अरवा चावल मार्केट में मिलता है वह चावल पॉलिश किया जाता है, शक्कर का प्रयोग करते, जिससे चावल चमकदार सुंदर दिखते हैं, ठीक है। जिससे पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाता है इसका। नष्ट हुए पोषक तत्वों को बरकरार रखने के लिए विटामिन B1 थायमीन को ABC अम्ल व जीन की पतली परत चढ़ा दी जाती है। जैसे देखिए, जब हम चावल, ये जो चावल की जब इतनी प्रक्रिया कर देते हैं, हम इनको भिगाते हैं, फिर इसको मशीन में जब हम कुटवा देते हैं, अरवा चावल जब धान को मशीन में कुटवाते हैं तो उसमें जो थायमीन होता है चावल में वो नष्ट हो जाता है। अब उसकी पूर्ति, उनमें कोई पौष्टिक तत्व तो बचा नहीं। अब उसको पौष्टिक तत्व बनाने के लिए विटामिन B1 जो थायमीन होता है ना, उसकी परत चढ़ा दी जाती है ABC कम्ल के साथ, ओके। चावल में पौष्टिक तत्व, चावल में कितने पौष्टिक तत्व पाए, इसमें मुख्य प्रोटीन जो होता है ग्लूटीन होता है, ठीक है, और अन्य प्रोटीन भी 1-2 थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। ग्लोब्यूमिन, प्रोमील, एल्ब्यूमिन, चावल जो चावल का इसका जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू जो होता है वह इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें पाचनशीलता की अधिक होती है मात्रा। इसमें ग्लोब्यूमिन, प्रोलीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसका पाचनशीलता ज़्यादा होती है। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, इसीलिए यह जल्दी पचता है। जो हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए चावल जल्दी से पचता है। चावल में सबसे अधिक कार्बोज होता है, सबसे अधिक जो कार्बोज मिलता है चावल में हमें, ठीक है, जो 2 प्रकार का होता है, एक समय पर ही पाया जाता है, ठीक। चावल में कार्बोज लगभग 60% होता है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है, ये 2 होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब जो नए चावल में एमाइलेज की मात्रा अधिक होती है। एमाइलेज, जो नया चावल होता है, धान तुरंत काटा गया और फिर कुटा के जो चावल बनाते हैं उसमें माइलेज की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ये एक दूसरे से चिपकते हैं। आपने देखा होगा नया चावल हम बनाते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकते हैं। जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो संग्रह करने के बाद, चावल को अगर संग्रह कर देते हैं तो नष्ट होने लगता है धीरे धीरे, और एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, जिसे बनाने पर पानी अधिक, जब चावल पुराना हो जाता है तो एमाइलो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन एक्टिव हो जाता है, जिससे आपने देखा होगा जब हम पुराना चावल बनाते हैं तो उसमें पानी अधिक अवशोषित करता है और आपस में चिपके नहीं होते हैं वो। चावल में जो वसा पाई जाती है, फैट, वो 65% पाई जाती है, इसीलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक। अब जो खनिज लवण, फास्फोरस पाया जाता है, फाइटेट, विसैला अघुलनशील एंजाइम, एमाइलेज, एक्सीडेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, फिनोलेज आदि पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एमाइलेज पाया जाता है, जिससे चावल अधिक दिन संग्रह करने पर चिपकता नहीं है। चावल का सफ़ेद रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। मक्का, सबसे ज़्यादा उपयोग अफ्रीका में किया जाता है। मूल स्थान इसका जो है अमेरिका है, ठीक है। जो मक्का होता है इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो अफ्रीका में किया जाता है। जो इसका मूल स्थान है मक्के का वो अमेरिका है। जो कच्चे मक्के आते हैं उसे भुट्टा कहा जाता है। फ्लोर कॉर्न को आकार में बड़ा होता है, वह नरम होता है। पॉपकॉर्न
जब हम मूवी देखने जाते हैं ज़रूर पॉपकॉर्न खाया होगा किसी सब लोगों ने। सबसे अधिक स्टार्च की मात्रा होती है, इसके दाने छोटे होते हैं और अधिक तापमान पर पकाने पर फूल जाते हैं। ठीक है। डेंट कॉर्न क्या होता है? डेंट कॉर्न जो होता है ये मक्के के दाने के छिलके के नीचे पाया जाता है। ये नरम होता है, पकने पर दब जाता है, इसलिए इसको डेंट कॉर्न कहा जाता है। ठीक है। स्वीट कॉर्न क्या है? इसमें डेक्सट्रिन नामक शर्करा के कारण स्वाद में मीठा होता है, इसलिए इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। ठीक है। फिलेंट कॉर्न क्या है? उत्तम प्रकृति का होता है और रोटी नरम बनती है, इससे रोटी बनाई जाती है, आटा बनाया जाता है, उसके बाद रोटियां बनाई जाती हैं। ठीक है। वैक्सीकॉर्न क्या है? एमाइलोपैक्टिन होता है, उद्योग जगत में इस्तेमाल किया जाता है। मक्के का जो पोषण मूल्य होता है वो ताजे मक्के में प्रोटीन जो होती है 5 से 6% पाया जाता है। जो सूखा मक्का होता है उसमें प्रोटीन 11% पाया जाता है। जो मक्के की प्रोटीन को प्रोमालिन कहते हैं, मक्के का जो प्रोटीन होता है उसे प्रोलामिन कहते हैं। ठीक है। ये अपूर्ण प्रोटीन है क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जाता। इसमें ग्लूटेनिन, जीन, प्रोटीआज प्रोटीन मिल जाता है। इसमें ल्यूसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। मक्का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए पेलाग्रा रोग हो जाता है। इससे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है अगर आप मक्का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। और इसका लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेलाग्रा मतलब आपको पता है 3D रोग कहते हैं पेलाग्रा को, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। ओके। जो इसमें कार्बोज पाया जाता है वो ताजे मक्के में 24.6% पाया जाता है, 6% मतलब ग्राम में पाया जाता है। जो पक्के मक्के होते हैं उसमें 66.2 पाया जाता है। ओके। जो वसा इसमें पाई जाती है ताजे मक्के में वसा 8%, सूखे मक्के में 8.6% पाई जाती है। जो विटामिन है वो थायमिन, विटामिन बी जो है अच्छी मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B5, विटामिन मतलब आप सोचिए विटामिन बी समूह पाया जाता है। प्रोविटामिन भी पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है, विटामिन ई। खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ओके। जो नेक्स्ट है वो है ज्वार और बाजरा। आपने ज़रूर नाम सुना होगा ज्वार, बाजरा, मिलेट। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हजार होता है। ओके। जो ज्वार है, ज्वार मक्का के अलावा अधिक ताकतवर होता है। ज्वार मक्का के अलावा अधिक ताकतवर होता है, जैसे मक्का से ज़्यादा ताकतवर होता है और उपयोगी भी होता है। ये पौष्टिक माना जाता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ज्वार में ल्यूसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है अधिक मात्रा में। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन के अवशोषण में बाधक होता है, इसीलिए हानिकारक होता है। ज्वार के साथ मेथी का उपयोग करना चाहिए। लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, इसमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके। इसमें विटामिन और खनिज कम मात्रा में पाया जाता है जो ज्वार होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दालें और फलियां। दालें और फलियां, ठीक है। ये प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। दालें जो है द्विदलीय होती हैं, अनाज एक दलीय होता है। दालों में आवश्यक, आप द्विदलीय मतलब देखिए जब दाल, चने की दाल, मटर की दाल, उड़द की दाल, आप दो निकल जाता है ना, इसको जब हम दाल बनाते हैं तो दो फली निकलती है इसमें से। ठीक है। इसीलिए इसे द्विदलीय कहते हैं। दालों में आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते। दालों में जो प्रोटीन पाई जाती है 18 से 25% पाई जाती है। इसमें मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जाता। इसमें वसा 1 से 2% ही पाया जाता है। खनिज लवण, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है फाइट्रेट के रूप में। जो 6 से 8 घंटे भिगोने पर फाइट्रेट को खमीरीकरण द्वारा कम कर सकते हैं। ठीक है। दालों को अगर बहुत देर तक भिगा दे तो फाइट्रेट को कम किया जा सकता है थोड़ा। आपको पता है फाइट्रेट एक जो है हानिकारक पदार्थ है। जो इसमें विटामिन पाई जाती है, विटामिन B1 पाई जाती है, नियासिन, विटामिन B3 पाई जाती है। दालों को खमीरीकरण करने से विटामिन B बढ़ जाता है इसमें। ठीक है। वह विटामिन C उत्पन्न हो जाता है। दालों में विषैले तत्व हीमोग्लूटिनिस पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, एल्कोहिन पाया जाता है, सायोजोमिक पाया जाता है, सैपोनिन पाया जाता है, ग्वाइट्रोज पाया जाता है, लेथरीस खेसरी दाल का टॉक्सिन पाया जाता है।
ये जो खेसरी दाल होती है ना, इसको अरहर की दाल में मिलावट किया जाता है। इसे खाने से कैंसर रोग होने की भी संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए अरहर की दाल का कम प्रयोग करना चाहिए। अगर करना भी चाहिए तो अच्छी ब्रांड का, मतलब अच्छी जगह से दाल लेनी चाहिए, अच्छी दुकान से, अच्छे ब्रांड की, या फिर आप घर से नेचुरल जो दाल अगर मिल जा रही है आपको कहीं से, कि अरहर लेकर आप दाल बनवा ले रहे हैं, तो वो दाल का उपयोग करना चाहिए। दालों में विषैले पदार्थों का ताप के द्वारा भिगोने पर नष्ट हो जाता है। अंकुरित करके व खमीरीकरण करने से हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन विटामिन बी व विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। खमीरीकरण करने से हानिकारक पदार्थ नष्ट होने लगता है। दालों को पकाते समय सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे विटामिन बी कम्प्लेक्स नष्ट हो जाते हैं। दाल में वसा मिलाकर पकाने से जल्दी पक जाती है, ठीक है। डिकोटिफिकेशन, वसा मतलब तेल या फिर घी डाल के दालों के ऊपर का छिलका हटाना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सोयाबीन पढ़ेंगे। ओके, अगर आप होम साइंस टीजीटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की होम साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।